नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिएगा बेटा, पिछली क्लास में हमने लगभग डीएनए को कंप्लीट किया था और डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी जाना था कि कैसे डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। धीमे धीमे और भी जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था अगले लेक्चर में, मीन्स आज के लेक्चर में जो अपन पढ़ेंगे बेटा, वो आरएनए को पढ़ेंगे और फिर क्रोमोसोम को पढ़ेंगे कि गुणसूत्र क्या होता है। ऐसा तो देखते हैं, जानते हैं आरएनए क्या होता है। देखिएगा बेटा, समझेगा, जिस प्रकार हम लोगों ने डीएनए को जाना था, समझा था, वैसा ही लगभग सेम काम या कह सकते हैं सिमिलर काम लगभग आरएनए का होता है। कुछ विशेष अंतर होते हैं, उन्हीं विशेष अंतर को अपन जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या विशेष अंतर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा, जो आरएनए होता है उसकी लोकेशन क्या होती है, आरएनए कहाँ पाया जाता है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, आरएनए भी कोशिका द्रव्य में देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, आरएनए मुख्यतः मेनली साइटोप्लाज्म में मीन्स कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। डीएनए भी कहाँ उपस्थित था बेटा? डीएनए भी साइटोप्लाज्म में उपस्थित था और आरएनए भी कहाँ उपस्थित होता है? साइटोप्लाज्म में ही उपस्थित होता है। सब दूसरी खास बात इसके लिए ये होती है बेटा, आपने डीएनए का फुल फॉर्म जो जाना था, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या अपन कह सकते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा की। आरएनए मात्र राइबो शर्करा होती है, डीऑक्सी नहीं होती। तो याद रखेंगे सब, आरएनए में मुख्यतः आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, राइबोज शर्करा उपस्थित होती है। याद रखेंगे बेटा, आरएनए में राइबोज शर्करा उपस्थित होती है, शर्करा उपस्थित होती है। राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होती है, राइबोज शुगर इसमें प्रेजेंट होती है। याद रखेंगे इस बात को। जबकि डीएनए में कौन सी होती थी लाडलो? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ये भी खास अंतर देखने को मिलता है डीएनए में और किसमें बेटा? आरएनए में। तीसरी जो विशेष बात निकल कर आती है डीएनए को लेकर साहब, इसमें मैं आपको बता दूं, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक थाइमिन पाया जाता है, आरएनए में उसके स्थान पर मेरे बच्चों यूरेसिल देखने को मिलता है साहब। तो याद रखेंगे, डीएनए में क्या पाया जाता था बेटा? थाइमिन। उसकी जगह आरएनए में क्या देखने को मिलता है? यूरेसिल देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, डीएनए में यूरेसिल की जगह डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन की उपस्थिति, डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन की उपस्थिति यूरेसिल की जगह थाइमिन की उपस्थिति उसको अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती। मतलब इस चेंज की ही वजह से उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है साहब। याद रखेंगे, थाइमिन के स्थान पर क्या देखने को मिलता है? आरएनए में यूरेसिल। थाइमिन के स्थान पर
आरएनए में यूरेशियल होता है, एनए में यूरेशियल होता है, यूरेशियल होता है। थाइमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेशियल होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसमें और भी बातें आती हैं साहब। देखिएगा, जो आपने डीएनए को पढ़ा था बेटा, डीएनए कैसा होता है साहब, डबल स्टैंडर्ड होता था। जो आरएनए होता है, डायग्राम के थ्रू आप देख पाएंगे, यह एक सिंगल स्टैंडर्ड संरचना होती है। तो ये भी बात नोट डाउन करेंगे। आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। आरएनए केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, टाइड श्रृंखला का बना होता है सब, श्रृंखला का बना होता है, याद रखेंगे, बना होता है। मीन्स सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, एक ही स्टैंड का बना होता है। एक विशेष बात आप याद रखेंगे इसमें साहब। ठीक है, तो धीमे धीमे बात करते हैं। तो आरएनए आपको यहाँ पर दो टाइप्स के नजर आते हैं। कितने टाइप्स के नजर आते हैं बेटा, आरएनए आपको यहाँ पर दो टाइप्स के नजर आते हैं साहब। एक आरएनए आनुवांशिक होता है, दूसरा होता है अनानुवांशिक। तो याद रखेंगे, अपन आरएनए के प्रकार की बात करते हैं बेटा। आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आपको जो आरएनए होते हैं वो दो प्रकार के नजर आते हैं। कितने प्रकार के नजर आते हैं बेटा, आरएनए आपको दो प्रकार के नजर आते हैं। पहला होता है आनुवांशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। पहला होता है बेटा हमारे पास आनुवांशिक आरएनए, पहला हमारे पास होता है आनुवांशिक आरएनए, आनुवांशिक आरएनए। और दूसरा हमारे पास आता है बेटा नॉन जेनेटिक आरएनए, अनआनुवांशिक आरएनए, आनुवांशिक आरएनए, अनआनुवांशिक आरएनए, अनआनुवांशिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। बेटा सुनना है आप सभी लोग, नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए का मतलब होता है जब ऐसी कोई चीजें आ जाएं जिसमें डीएनए काम करना बंद कर जाए और डीएनए की भूमिका कौन निभाने लगे बेटा, आरएनए निभाने लगे। ठीक है, तो डीएनए की अनुपस्थिति में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करने लगे। तो याद रखेंगे, डीएनए की अनुपस्थिति में, डीएनए की अनुपस्थिति में, डीएनए की अनुपस्थिति में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, पदार्थ की तरह कार्य करता है, इसमें तरह कार्य करता है, कार्य करता है। कहने का मीन्स कहीं ना कहीं डीएनए जब अब्सेंट हो जाता है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की भूमिका निभाता है। एक कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, एक किसमें पाया जाता है बेटा, एक कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, एक कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, विषाणुओं में पाया जाता है, एक कुछ विषाणुओं में पाया जाता है, एक कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। जैसे अपन बात करें कौन कौन से ऐसे विषाणु हैं
जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की भूमिका निभाता है मेरे बच्चों। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो पहला आता है रेट्रोवायरस। कौन सा होता है? रेट्रोवायरस। पहला आता है अपने पास रेट्रोवायरस। दूसरा एग्जाम्पल जो निकल कर आता है रेट्रोवायरस के अलावा, दूसरा जो होता है साहब वो हमारे पास आता है रियो वायरस, टीएमबी वायरस, बहुत सारे वायरस हैं ऐसे, रियो वायरस तीसरा होता है रियो वायरस, और उसके बाद जो आता है वो होता है टीएमवी वायरस, जो तंबाकू में देखने को मिलते हैं। तो ये जो मुख्य वायरस हैं साहब, इनमें डीएनए अनुपस्थित होता है और जो आरएनए होता है वही आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। तो ऐसे आरएनए को अपन क्या कहते हैं मेरे बच्चों? जेनेटिक आरएनए कहते हैं, आनुवांशिक आरएनए कहते हैं। और कुछ ऐसे आरएनए होते हैं जो अनआनुवांशिक होते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं बेटा। ये मुख्यतः 3 होते हैं साहब। नॉन जेनेटिक जो आरएनए होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। ये मुख्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। याद रखेंगे, ये मुख्यतः 3 होते हैं। 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 कौन कौन से 3 होते हैं तो मैं आपको बता दूं। पहला होता है आरआरएनए, दूसरा होता है बेटा टीआरएनए, और तीसरा हमारे पास निकल कर आता है मेरे बच्चों, वो निकल कर आता है एमआरएनए। कौन सा होता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों? मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए बेसिकली हमें कितने नजर आते हैं साहब? 3 नजर आते हैं। पहला कौन सा था? आरआरएनए, दूसरा कौन सा होता है बेटा? टीआरएनए, और तीसरा कौन सा दिखाई देता है अपन को? एमआरएनए। तो बेसिकली 3 आपको क्या नजर आते हैं? आरएनए नजर आते हैं। तीनों के काम क्या क्या होते हैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस 1-2 पॉइंट खास याद रखने हैं बेटा, है ना। जो आरआरएनए होता है यह टोटल आरएनए का 80% होता है। तो याद रखेंगे, जो आरआरएनए है यह है टोटल आरएनए का, टोटल आरएनए का 80% होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 80% होता है। टोटल आरएनए का 80% होता है। मतलब सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। आप समझ गए? इन तीनों आरएनए में से जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कौन सा होता है? आरआरएनए होता है। नाम ही इसका है राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोमल का काम क्या होता है साहब? कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस करवाना होता है। क्लियर है साहब? ये कहाँ देखने को मिलता है? इसका निर्माण केंद्रका में होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? आरआरएनए का निर्माण केंद्रका में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? केंद्रका में। तो याद रखेंगे, इसका निर्माण केंद्रका में होता है। इसका निर्माण केंद्रका में होता है। केंद्रका का मतलब होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में होता है बेटा, याद रखेंगे, न्यूक्लियोलस में होता है, केंद्रका में होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ऐसा क्लियर है? दूसरा आता है अपने पास ट्रांसफर आरएनए। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ट्रांसफर आरएनए। यह कुल आरएनए का लगभग 10 से 15% होता है। याद रखेंगे, यह कुल आरएनए का 10 से कितना होता है प्यारे बच्चों? 15% होता है। यह कुल आरएनए का 10 से 15% हिस्सा होता है साहब। और नाम ही है ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल को क्या करवाता है बेटा? ट्रांसफर करवाता है ऐसा। इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए द्वारा होता है। लिख सकते हैं, इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए द्वारा होता है। इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए द्वारा होता है। डीएनए द्वारा होता है। क्लियर है साहब? इसका निर्माण केंद्रक में डीएनए द्वारा होता है प्यारे बच्चों। अगला आता है अपने पास मैसेंजर आरएनए। कौन सा आता है प्यारे बच्चों? मैसेंजर आरएनए। यहां लिख दे रहा हूं मैं इसकी बातें। अगला अपने पास आता है बेटा मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होता है, कहने का मीन्स जो एमआरएनए होता है साहब, उसके क्या क्या काम होते हैं समझ लेते हैं।
जो मैसेंजर आरएनए होता है वो क्या क्या काम करता है? सबसे पहले तो यही देखें, यह टोटल आरएनए का कितने प्रतिशत होता है? तो यह कुल आरएनए का 1 से 5% होता है, याद रखेंगे। यह है कुल आरएनए का, यह है कुल आरएनए का 1 से 5% होता है, 1 से 5% होता है। कुल आरएनए का 1 से 5% होता है, याद रखेंगे इस बात को साहब। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। कौन सा बेटा? मैसेंजर आरएनए कुल आरएनए का कितना होता है? 1 से 5% होता है। तो सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम आरएनए कौन सा देखने को मिलता है, तो जवाब क्या जाएगा प्यारे बच्चों? मैसेंजर आरएनए देखने को मिलता है। यार इसका काम कहीं ना कहीं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में होता है। क्लियर है बेटा? अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आप जवाब क्या देंगे? आरएनए देंगे, राइबोसोमल आरएनए। यह लगभग कुल आरएनए का कितना होता है बेटा? 80% हिस्सा होता है, याद रखेंगे इस चीज को साहब। और जो ट्रांसफर आरएनए होता है साहब, जिसका निर्माण केंद्रक में होता है, यह कुल आरएनए का कितना होता है? 10 से 15% होता है। क्लियर है साहब? तो इस प्रकार से यह आरएनए टॉपिक अपना क्या हो जाता है बेटा? कंप्लीट हो जाता है। इतना ही आपको याद रखना है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में साहब। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आप देख पाएंगे अपने पास क्या निकल कर आता है बेटा? क्रोमोसोम निकल कर आता है, गुणसूत्र निकल कर आता है साहब। मैंने आपको जिक्र किया था, आपसे पढ़ाया था साहब, जैसे जैसे आपने न्यूक्लियस को पढ़ा था तो न्यूक्लियस में आपको क्रोमेटिन फाइबर्स नजर आए थे। मैंने कहा था वही क्रोमेटिन फाइबर्स आगे जाकर संघनित होकर कंडेंसेंस होकर लाडलो क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम बनाएंगे, गुणसूत्र बनाएंगे साहब। बताया था आपको कि नहीं बताया? तो यही बात इंपोर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट बात याद करें, क्रोमोसोम में क्या होती है साहब? क्या इंपोर्टेंट बात होती है? तो याद रखेंगे जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, याद रखेंगे बेटा, क्रोमेटिन फाइबर संघनित होकर, क्रोमेटिन फाइबर संघनित होकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, याद रखेंगे। क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंसेंस होके प्यारे बच्चों, कंडेंसेंस होके किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं साहब। अगर आप एक क्रोमोसोम को देखेंगे, एक गुणसूत्र को जूम कर कर देखेंगे, तो उसमें आपको क्या क्या संरचनाएं नजर आएंगी? एक बार इस डायग्राम को अपन देख लेते हैं साहब। देखिएगा इसमें आपको कुछ भुजाएं नजर आ रही होंगी, 1 2 3 4 इस तरीके से जो भुजाएं नजर आती हैं साहब। तो ऊपर वाली भुजा होती है उसे पी आर्म कहते हैं, नीचे वाली भुजा को क्यू आर्म कहते हैं। पी क्यू कोई बड़ी बात नहीं है, बस नाम दिए गए हैं, ऐसी बात है। बीच में एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, और जहां पर गुणसूत्र संघनित होता है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। कैसे? एक बार समझते हैं डायग्राम के थ्रू लाडलो। देखिएगा मैंने आपसे कहा था जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो ऐसे ही बिखरे हुए थे। जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर्स थे तो ऐसे ऐसे पड़े हुए थे। अब मान लीजिएगा बहुत सारे क्रोमेटिन फाइबर अब संघनित हो रहे हैं, तो ऐसे क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? संघनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जहां पहला संकीर्णन मिलता है, क्या मिलता है प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। जहां पहला संकीर्णन मिलता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? याद रखेंगे, सेंट्रोमियर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, याद रखेंगे। यहीं पर देखिएगा जहां सेंट्रोमियर क्या होगी? एक तरीके की रस्सी में गांठ होगी। उसी गांठ को मान लीजिएगा पक्का बनाए रखने के लिए आपने वहां पर टैप लगा दिया या पिंचिंग कर दी। उसी पिंचिंग को या टैप जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब गांठ पक्की हो जाए, बाद में खुले ना, तो उस गांठ को अपन कहते हैं प्यारे बच्चों, बाद में प्लेट नुमा इस पे ऊपर पंचिंग या टैप जैसा लगा दिया जाता है, उसे अपन कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों?
काइनेटोकोर। कहने का मीन्स यह गांठ वापस ना खुले, बिल्कुल पक्की हो जाए। ऐसी प्लेट नुमा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है डीएनए उसमें, क्रोमोसोम में, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? काइनेटोकोर कहते हैं। दोनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं। जिस जगह पर आपको सेंट्रोमियर नजर आता है उसी जगह पर एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर कहा जाता है। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसी का जूम है, इसी का बड़ा रूप है। मतलब यहां से आप पूरे भाग को हटा दें और इसको ऐसा कर दें तो ये बिल्कुल कैसा नजर आएगा लाडलो? कुछ ऐसा ही आपको नजर आएगा। साहब क्लियर है? इसके बाद देखिएगा मतलब इसके बाद और भी संकीर्ण मिलते हैं और भी कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं। तो देखिएगा इसे सेंट्रोमियर कहा, आगे जाके उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, टर्शरी कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे नाम देते हुए चल जाते हैं। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। क्लियर है? आप ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन, उसे अपन प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे, सेकेंडरी बोल देंगे, टर्शरी बोल देंगे, ऐसे चलते हुए अपन चले जाते हैं। साहब और भी बातें आती हैं डीएनए में, समझेगा। संरचना के आधार पर जो डीएनए होता है वो अलग अलग प्रकार का आपको देखने को मिलता है। वो संरचना के बेस का मतलब होता है सेंट्रोमियर। यहाँ पर सेंट्रोमियर कहाँ है बेटा? सेंटर में है। अगर मान लीजिएगा सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर होता, सेंट्रोमियर यहाँ होता टॉप पर, या बिल्कुल ही टॉप पर हो जाता था, तो इस बेस पर सेंट्रोमियर के पॉइंट के, सेंट्रोमियर के बेस पर जो क्रोमोसोम होता है, या कह सकते हैं संरचना के आधार पर क्रोमोसोम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है बेटा? 4 भागों में बांटा जाता है। देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अपन देखिएगा लिखा हुआ है सीधा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के प्रकार। प्यारे बच्चों क्लियर है? समझते हैं, बिल्कुल बारीक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा अगर आप प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स की बात करें, एक डायग्राम थोड़ा 2 मिनट रुक जाइएगा, बिल्कुल क्लियर कर दें। देखिएगा प्रकार की बात करें बेटा, टाइप्स की बात करें साहब इसमें, तो सबसे पहला जो टाइप्स नजर आता है वो होता है साहब हमारे पास, याद रखेंगे, मेटासेंट्रिक। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? मेटासेंट्रिक होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, मेटासेंट्रिक। कहने का मीन्स कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर बिल्कुल कहाँ है प्यारे बच्चों? बीच में है। कहीं ना कहीं सेंट्रोमियर कहाँ है? बिल्कुल बीच में है, ना ऊपर है ना ज्यादा नीचे है साहब। तो आप देख पाएंगे इस वाले क्रोमोसोम में आपको सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में नजर आ रहा है साहब। तो यह कौन सा टाइप हो जाएगा प्यारे बच्चों? सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। कहने का मीन्स सेंट्रोमियर कहाँ हो प्यारे बच्चों? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर बीच में हो, तो वो प्रकार कौन सा होता है? मेटासेंट्रिक होता है। कौन सा होता है प्यारे बच्चों? मेटासेंट्रिक। दूसरा आता है वो होता है सब मेटासेंट्रिक। कौन सा होता है? सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। आप समझ गए होंगे, नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सब मेटासेंट्रिक। कहने का मीन्स जो सेंट्रोमियर होगा वो कहीं ना कहीं कहां होगा? मिड से थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। मतलब ऊपर वाला एक भुजा छोटी हो जाएगी और नीचे वाली भुजा कैसी हो जाएगी बेटा? बड़ी हो जाएगी। सब मेटासेंट्रिक। कहने का मीन्स सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर हो, थोड़ा दूर हो, चाहे नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, पर दूर लिखना चाहिए होगा। सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर हो, अवे फ्रॉम द सेंटर। कहने का मीन सेंटर से थोड़ा दूर हो साहब। एक भुजा कैसी हो जाए बेटा? छोटी। एक कैसी हो जाए? बड़ी। तो आप देख पाएंगे ए वाला कैसा हो गया? मेटासेंट्रिक हो गया। और ए वाला कैसा हो गया बेटा? टाइप सब मेटासेंट्रिक हो गया। सब मेटासेंट्रिक हो गया। तीसरा जो टाइप्स निकल कर आता है वो हमारे पास होता है प्यारे बच्चों एक्रोसेंट्रिक। कौन सा होता है? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है समझेगा, एक कॉमन वर्ड है हिंदी इंग्लिश में, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है समझेगा। एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है जो आपका सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टिप के पहले पहुंचे, टिप पर नहीं पहुंचे, टॉप पर नहीं पहुंचे प्यारे बच्चों, टॉप से थोड़ा नीचे हो जाए साहब। तो ऐसे क्रोमोसोम को अपन क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। कहने का मीन्स शीर्ष से थोड़ा नीचे हो, नीचे हो, या कह सकते हैं टॉप के पास हो, टिप के पास हो पर टॉप पर ना हो साहब, है ना? याद रखेंगे साहब, या उसके पास हो। तो ऐसा टाइप क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक्रोसेंट्रिक कहलाता है।
लास्ट जो हमारे पास निकल कर आता है वो होता है टीलोसेंट्रिक। कौन सा होता है लाडलो? टीलोसेंट्रिक। लास्ट जो हमारे पास निकल कर आता है वो कौन सा होता है? टीलोसेंट्रिक होता है सा। टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंट्रोमियर कहां हो बेटा? बिल्कुल शीर्ष पर पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? शीर्ष पर। तो याद रखेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर कहां हो प्यारे बच्चों? सेंट्रोमियर शीर्ष पर हो। कहने का मीन्स टॉप पर, बिल्कुल शीर्ष पर हो। तो ऐसा टाइप क्या कहलाता है? टीलोसेंट्रिक कहलाता है। तो ए वाला कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? मैं यहां लिख दे रहा हूं टीलोसेंट्रिक। और ए वाला कौन सा हो जाएगा? बताया था एक्रोसेंट्रिक। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? एक्रोसेंट्रिक। एक बार रिपीट सा कर लेते हैं कि कहा क्या क्या था। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड में है तो उसे कहा जाएगा मेटासेंट्रिक। मिड से थोड़ा दूर चला गया है तो उसे कहा जाएगा सब मेटासेंट्रिक। और टॉप से थोड़ा नीचे है तो कहा जाएगा एक्रोसेंट्रिक। और बिल्कुल टॉप पर है तो उसे क्या कहा जाएगा बेटा? टीलोसेंट्रिक। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देख पाएंगे एक क्रोमोसोम की पूरी बातें थी। आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं बेटा। जो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताएं। धन्यवाद।